Very good afternoon to all of you, and a very good morning as well. And Anita, thank you for the kind introduction. And I would like to thank all the organizers of this very important event for giving me an opportunity to present a talk. Yes, microbiology has a vital role in preventing infections in the NICU. There is no doubt about it. Surveillance of infections in the NICU is a very, very broad area. तो अगर वर्कशॉप के एंड से सोचते तो प्रॉब्ली इट वुड टेक अ फ्यू डेज, नॉट अ फ्यू आवर्स बट अ फ्यू डेज टू एक्चुअली टॉक अबाउट सर्वेलेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस. तो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस एनआईसीयू में वैसे तो सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस होते हैं और निमोनिया सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रीवियस लेक्चर में भी वैब बंडल के बारे में बात करी सर ने. सो सर्वेलेंस ऑफ इन्फेक्शंस इन दी एनआईसीयू, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारा समय ले लेगा अगर मैं पूरा थरली आपको एक वर्कशॉप की तरह पढ़ाऊं तो एक दो घंटे नहीं लेगा, एक्चुअली 2-3 दिन की वर्कशॉप हो जाएगी. क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट ऑल द डेफिनेशंस, अगर हम डेट ऑफ इवेंट की बात करें, इन्फेक्शन विंडो पीरियड की बात करें, सारे सर्वेलेंस डेफिनेशंस की बात करें सीडीसी और एनएचएसएन की गाइडलाइंस की तरह, so it will take a long time, but I will just try to very briefly give you a nice overview of how to have an idea regarding the baseline surveillance in any neonatal ICU. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में we all know that as an introduction, healthcare associated infections या hospital acquired infections या nosocomial infections, there are several names for these kind of infections. It is a problem of basically premature infants and term infants with medical disorders who require prolonged hospitalization. तो ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जहां भी प्रोलॉन्ग होता है, देयर इज ऑलवेज अ हाई रिस्क ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. What are the two most common type of infections that we inquire in our units in the NICU? It is basically central line associated bloodstream infection and pneumonia. तो हमारे अभी जो टॉक्स में पिछला वाला वो वैप के बंडल के लिए था, या नया जो टर्म है उसको अब हम VAE कहते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट कहते हैं. पहले हम उसे क्या कहते थे? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते थे. अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी गाइडलाइंस नहीं है नियोनेटल आईसीयू के लिए डेडिकेटेड. तो लास्ट लेक्चर में भी क्या था कि जो एडल्ट की गाइडलाइंस हैं उन्हें हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने नियोनेट्स के प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए या बेटर मैनेजमेंट या बंडल केयर के लिए. So we all know that the most common nosocomial infections are CLABSI. Now CLABSI is again a new recent term which has come up a few years ago. Basically पहले इसे हम क्या कहते थे? इसे हम CRBSI कहते थे. तो CRBSI हम क्यों कहते थे? क्योंकि हम इसे कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन मानते थे. बट अभी क्या है कि इसको ब्रॉडर टर्म एक दे दिया गया है जिसे हम सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कहते हैं. CRBSI was a more stringent definition. CRBSI could be used for research conditions. With CRBSI, what we had to do is we had to prove that the source of infection is the catheter. So basically, अगर आपके ब्लड कल्चर का जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है या पैथोजन ग्रो कर रहा है, अगर वही पैथोजन आपके कैथेटर के टिप से ग्रो करता है, तब आप उसे कॉन्क्लूसिवली कह सकते हैं that the source of infection was the catheter itself and then it was known as CRBSI. अब ऐसा नहीं है. अब क्या है? अब ब्रॉडर एक टर्म या डेफिनेशन हम यूज करते हैं, उसको हम सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कहते हैं. और अगर हमारा एक भी ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ जाता है सेंट्रल लाइन से, तो हम ये मान लेते हैं कि वो हमारा एक BSI है. इट मे बी प्रूव्ड एज अ CRBSI इज अ डिफरेंट इशू. देन देयर इज अ प्राइमरी BSI. प्राइमरी BSI मतलब कि कोई भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हम किसी और साइट को एट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे PBSI या प्राइमरी BSI कहते हैं. Then risk factors. Risk factors basically हमारे क्या है? नोजोकोमियल, हेल्थकेयर एसोसिएटेड, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड इन्फेक्शंस के, स्पेशली अम्बिलिकल वीनस, अम्बिलिकल आर्टेरियल and peripherally inserted central lines that are used in preterm infants for nutritional support, medication administration, blood pressure monitoring and blood sampling. We all know that various kinds of devices are used in the ICU. Thereby it constitutes an integral component of care, but then it also acts as a very huge source of infection to the neonate as well. Now, what are the two main risk factors that contribute to these the acquisition of healthcare associated infections? One is prematurity and the other is low birth weight. तो दो ये ऐसे important risk factors हैं. Apart from there are many other risk factors.
which include delayed enteral feeding. There may be empirical, excessive antibiotic exposure, there may be surgery, the infant itself may have some predisposing or underlying clinical condition. But worldwide studies have shown that prematurity and low birth weight are the two most important risk factors that contribute to the acquisition of these hospital-associated infections. Now, there is this very nice study which was published recently, and they have defined neonatal infections. Now, the problem is that if we apply a very stringent definition for the diagnosis of neonatal infections, what happens? The lab sensitivity of blood culture is poor. The lab sensitivity generally microbiologically is poor. So the diagnosis is not made completely. However, there are some other definitions that are used, especially for neonates. They may be clinical symptoms or clinical infection that may be taken as a criteria. So in this study, though the data from India is not there, but in the US and the Europe, they have formed large networks, consortiums they have formed, which collaborate with each other to bring about a change in the practices that we do in the NICU. Or there was a term which was used in the previous lecture, there was QI. I will come to that also. So there is this Institute for Healthcare Improvement that not only tells us about the guidelines for the bundle approach, but it also talks about collaborative networks, and it has been seen statistically that those institutions with healthcare settings that collaborate with each other and keep their statistics and data, they monitor their practices, they have brought about a significant change in decreasing the burden of nosocomial infections in the neonatal ICU. Basically, what these studies have done, they have taken either the gestational age or the birth weight as the criteria, and they have monitored in the US. In the Poland, there is a Polish neonatology surveillance network. Then in USA, there is a NICDH network. There is also a pediatric mixed medical network. So what has happened is that across the US and the Europe, there are collaborations or consortiums that have come together, and several facilities have participated together to monitor the rate of nosocomial infection. So it is pretty high. It is as high as 34.4% or 32% or 17.3% in various studies across the world. So that means there is a significant burden of nosocomial or healthcare associated infections in the NICU. Though data from developing countries is poor, we do not have such collaborations in India or in our setting. But yes, I would still say that we can create a local epidemiology or a local network in collaboration with the labs to understand that what are the infection rates at our hospital. So what is basically the flaw? There is a lack of consensus regarding disease definition. As I said, we need stringent criteria, stringent disease definitions for understanding the rates or ratios of these infections. So while nosocomial infections are those that occur after 72 hours, in some definitions, they take it as 48 hours. In some hospital settings, they may take it as long as 7 days. Moreover, a positive, what I said, a lab setting, a good diagnostic setup is very important. So it is a prerequisite for nosocomial infections in all studies, while the presence of clinical signs and symptoms and infections may have been taken in few studies. So to know the actual burden of this disease, there are a lot of variations in the definitions. Now coming to the etiology of neonatal healthcare associated infections. आप सबको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस के बारे में पता है? आपने नाम सुना है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का नाम सुना है, एंटेरोकोकस का नाम सुना है, क्लेप्सिला का नाम सुना है, ई कोलाई का। तो ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनसे हम डे टू डे डील करते हैं, ठीक है। तो वेस्ट का डेटा हमें क्या बताता है? वेस्टर्न लिटरेचर ये बताता है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज अमंग द लीडिंग कॉजेज ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस अमंग ग्राम पॉजिटिव पैथोजेंस। हमारे यहाँ भी ग्राम पॉजिटिव का प्रीडोमिनेंस है, लेकिन वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? कोई बताएगा? किसी को कोई आइडिया है कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस में? हाँ, तो कौन का मतलब कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। तो हमारे सेटिंग में भी स्टेफाइलोकोकस इज एन इम्पोर्टेंट पैथोजन, but usually in the developing world, because it is a skin contaminant also. हम सबको पता है कि हमारे स्किन में नॉर्मल फ्लोरा है, तो नॉर्मल फ्लोरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई है, कैंडिडा स्पीशीज है,
तो कई बार क्या होता है कि हमारा ब्लड कल्चर कंटामिनेट हो जाता है, ठीक है। बट वर्ल्ड जो हमारा डेटा, जो हमारा इंडियन डेटा या डेवलपिंग कंट्रीज का डेटा ये कहता है कि कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई इज द मोस्ट कॉमन पैथोजन दैट इज यूजुअली रिकवर्ड। एक लिमिटेशन इस पैथोजन की क्या है कि इसके साथ हमें कम से कम 2 ब्लड कल्चर्स पॉजिटिव चाहिए। ब्लड कल्चर का कॉन्सेप्ट सबको पता है, हाथ उठाएगा कोई जिसे नहीं पता हो। डेली ब्लड कल्चर्स ड्रॉ करते हैं, ये पता है, ठीक है। कितने लोगों को पता है वायल्स कौन कौन से होते हैं ब्लड कल्चर के, कोई बताएगा? अच्छा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नियोनेट्स में हम एरोबिक एनारोबिक दोनों इनोकुलेट कर लें? यूजुअली बच्चों में लिमिटेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड कल्चर्स। तो एडल्ट की जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? कितने ml पे हम कहेंगे कि हमें ब्लड कल्चर बॉटल में इनोकुलेट करना चाहिए, एरोबिक एनारोबिक जैसे आपने बताया? हाँ, कितना? एडल्ट बॉटल, अच्छा, नहीं 5 ml कम है एडल्ट के लिए, इट इज 8 to 10 ml, ठीक है। और सेट क्या होता है ब्लड कल्चर का? What is a set of blood culture? See, it is very important because we are talking, when we are talking about bloodstream infection, which is the most important nosocomial infection. So we have to understand what is a set. Though we are talking about the NICU, set क्या होता है blood culture का? तो aerobic and anaerobic paired bottle जब हम लेते हैं तो set कहते हैं। और कितने साइट से लेना चाहिए? साइट की क्या इंपॉर्टेंस है? तो एक साइट से हमें एक सेट लेना चाहिए, ठीक है। जब भी हम पेरिफेरल वेनिपंक्चर करते हैं या ब्लड कल्चर कलेक्ट करते हैं तो हमें एक साइट से एक सेट लेना चाहिए। एक सेट का मतलब एरोबिक एंड एनारोबिक, और 8 to 10 ml ब्लड का वॉल्यूम होता है जब हम किसी एडल्ट को का ब्लड कल्चर कलेक्ट करते हैं जिसको फीवर आ रहा है या हम बैक्टीरिया या सेप्सिस सस्पेक्ट कर रहे हैं। बच्चों में हमारे पास एक पीडियाट्रिक वायल है। कितने लोगों को पता है कि हमारे यहाँ या एक अवेलेबल पीडियाट्रिक वायल भी होता है जिसमें हम 3 to 5 या मिनिमम 1 to 2 ml ऑफ ब्लड भी कल्चर कर सकते हैं, या कोई स्टेराइल बॉडी फ्लूइड भी कल्चर कर सकते हैं? हाथ उठाएगा कोई जिन्हें पता है पीडियाट्रिक वायल के बारे में। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सी, कितने कम लोग हैं जिन्हें ये बात पता है कि एक पीडियाट्रिक वायल भी होता है, ठीक है। तो एडल्ट का एक कलर कोड होता है बॉटल्स का। जो एरोबिक वाली होती है उनका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर। अगर आपके यहाँ बैकटेक का बीडी सिस्टम यूज हो रहा है तो यूजुअली जो कलर ऑफ द बॉटल है या कलर ऑफ द कैप है वो ब्लू है एरोबिक के लिए, और एनारोबिक के लिए थोड़ा ऑरेंज है। जो पीडियाट्रिक वायल है, जो छोटा वाला वायल है जिसे हम बच्चों में या पीडियाट्रिक एज ग्रुप में यूज करते हैं, उसका पीच कलर या थोड़ा सा पिंक कलर का वायल है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि अभी इट इज, आई एम श्योर दैट 99% ऑफ द हॉस्पिटल्स आर यूजिंग मोर देन मैनुअल ब्लड कल्चर। कहीं नहीं चल रहा, हार्डली एनीवेयर आई थिंक इट इज गोइंग ऑन। फॉर एट माय सेंटर आल्सो we have almost replaced the manual blood culture system. It is used in hardly 1 to 2% of the patients, and that too not for specifically blood culture but for other reasons. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर कहीं भी ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर के साथ काम कर रहे हैं तो आप एक पीडियाट्रिक वायल जरूर मांगिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी, चाहे वो बायोमेरू का सिस्टम हो चाहे वो बीडी का सिस्टम हो, उनके पास एक पीडियाट्रिक वायल जरूर होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप कम वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनोकुलेट करके 1.5 ml 2 ml तक भी अगर आप ब्लड इनोकुलेट करते हैं तब भी आपको ब्लड कल्चर की उतनी ही सेंसिटिविटी मिलती है। इट इज मेड फॉर lesser volumes of blood or sterile body fluid inoculation. So that is one important point that you have to remember. Then Staphylococcus aureus is the leading cause in the West, but coagulase negative staphylococci is the pathogen which is most commonly recovered from our cases of bacteremia in developing countries and even in our setup also. जब हम स्टेफाइलोकोकस की बात करते हैं तो रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन एक चीज होती है। Worldwide, it has been proven that the reservoir of infection where the organism is present in the environment. अभी लास्ट लेक्चर में सर ने बहुत बताया, कई बार कहा कि 2 चीजें के बारे में कहा। एक तो एनवायरमेंटल कंटामिनेशन की बात करी कि जो भी इन्फेक्शन बच्चे को मिलता है वो उसके इमीडिएट सराउंडिंग्स या एनवायरमेंट से मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या करी थी, हैंड हाइजीन की बात करी थी कि टच कंटामिनेशन से सबसे ज्यादा हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है।
तो बेसिकली ये देखा गया है कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नियोनेट्स या बच्चों के इमीडिएट एनवायरनमेंट में होते हैं, दे आर दी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। और सोर्स ऑफ कंटामिनेशन कहाँ पे होता है उनके? कोई बताएगा कि अगर हमें सर्वेलांस के लिए कल्चर लेना है हेल्थ केयर वर्कर्स का, तो हम किस साइट से यूजुअली स्वैब कलेक्ट करते हैं? सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए हम कहां से स्वैब कलेक्ट करना चाहेंगे अगर हमें स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन देखना है? ठीक है, हैंड स्वैब्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिजर्वॉय होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज करता है आपके बॉडी में, हैंड के अलावा वो क्या है? नेयर्स, नोज, ठीक है, एंटीरियर नेयर्स। तो कभी भी सर्वेलेंस कल्चर्स अगर आप कलेक्ट करेंगे तो स्टेफाइलोकोकस का अगर आपको कॉलोनाइजेशन या रिजर्वॉय डिटरमिन करना है तो आप स्वैब्स कहां से कलेक्ट करते हैं? नोज से, एंटीरियर नेयर से कलेक्ट करते हैं। और जिनमें स्टेफाइलोकोकस ग्रो करता है ऐसे सर्वेलेंस कल्चर्स के बाद, उन्हें हम डीकोलोनाइज भी करते हैं। तो डीकोलोनाइजेशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट आई विल टेल लेटर, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर स्टेफाइलोकोकस व्हाट इज द अदर साइट फॉर सर्वेलेंस कल्चर्स? एक तो एंटीरियर नेयर्स हो गया, हैंड से हम ले सकते हैं, ठीक है, हैंड से हमने कलेक्ट कर लिया। और कहां से हम कलेक्ट करेंगे? नहीं, थ्रोट स्वैब स्टेफाइलोकोकस के लिए नहीं। थ्रोट स्वैब तो फिर आप इन्फेक्शन देख रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर, थ्रोट स्वैब का सर्वेलांस में कोई ज्यादा रोल नहीं है। थ्रोट स्वैब कल्चर्स क्योंकि वो काफी पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है, तो वो नहीं होता है। आपको बेसिकली क्या, एंटीरियर नेयर्स, दूसरा क्या है, एक्सिलरी स्वैब्स ले सकते हैं, ठीक है, ग्रॉइन से स्वैब ले सकते हैं, या हम कैरियर्स देखने के लिए बच्चों में भी जो है तो हम रेक्टल स्वैब्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सर्वेलांस कल्चर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या इवन कोएगुलेज नेगेटिव, स्पेशली मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है, तो मर्सा एक टर्म है, MRSA एंड MR कॉन्स। तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या मेथिसिलिन रेजिस्टेंट कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई का अगर आपको रिजर्वॉय ऑफ इन्फेक्शन अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स देखना है तो आप स्वैब्स यूजुअली एंटीरियर नेयर से कलेक्ट करते हैं, उसको कल्चर करते हैं। अगर वो कल्चर पॉजिटिव आता है और स्पेशली अगर वो सिफॉक्सिडिन रेजिस्टेंट होता है या मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे कैरियर्स को डीकोलोनाइज करें, बिकॉज इट इज दिस ऑर्गेनिज्म इज नोटोरियस फॉर कॉजिंग आउटब्रेक्स इन ICUs, ठीक है। It will cause a lot of hand-to-hand transmission and it will cause bacteremia and sepsis and ICU outbreaks as well. So in very low birth weight infants, especially who are predisposed, gram-positive organisms will cause about 70% of the infections and the majority of them are coagulase negative staphylococci. कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई के बाद हमारा सेकेंड ग्रुप ऑफ पैथोजेंस क्या है, ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस है। तो ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस अभी आपने जैसे बताया कि आप लोग को पता है, उसमें एस्चेरिशिया कोलाई, क्लेप्सिला निमोनी, स्यूडोमोनास, एसिनिटोबैक्टर भी हो सकता है, एंट्रोबैक्टर स्पीशीज हो सकता है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल सेटिंग में क्लेप्सिला निमोनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन आफ्टर कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। सो इवन इन एडल्ट ICU, after coagulase negative staphylococci, if we manage to exclude it as a skin contaminant, then the most important pathogen is Klebsiella pneumoniae, and Klebsiella pneumoniae is known for carbapenem resistance as well. तो जैसे अभी हम एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप की बात करते हैं, हम एक एप्रोप्रिएट प्रेस्क्रिप्शन की बात करते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बग्स की बात करते हैं, तो जैसे ग्राम पॉजिटिव में मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकाई का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों बार बार कह रहे हैं कि MRSA या MR कॉन्स बहुत दिक्कत करता है, बिकॉज नो एंटीबायोटिक वर्क्स अगेंस्ट इट. What you have to do is you have to give either vancomycin or teicoplanin. So glycopeptides, no ampicillin, no beta-lactam is going to work against a MR cons or a MRSA. So what you have to do is you have to use either vancomycin or teicoplanin. That is why this MDR nosocomial pathogen is so important. Okay? And when outbreaks occur, it leads to very severe mortality and morbidity as well. Similarly, in the gram-negative spectrum, if there is carbapenem resistance, MDROs, मतलब multi drug resistant organisms, अगर 3 groups of antibiotics या classes of antibiotics से ज्यादा में resistance है, मतलब इनवेरेबली क्या होता है, थर्ड जनरेशन केफ्लोस्पोरिन रेजिस्टेंट आता है, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स भी रेजिस्टेंट आता है, क्योंकि ये प्लाज्मिड मीडिएटेड सारे ड्रग रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स रेजिस्टेंट आता है, दैट मींस इट इज अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन व्हिच इज रेजिस्टेंट टू मोर देन 3 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स।
Even the percentage of carbapenem resistance is very high. मतलब imipenem, meropenem भी resistant है. So it is usually touching 60%, even 70% in the ICU setup, that we are left with hardly any choice of antibiotics, and invariably हम क्या दे रहे हैं? Colistin दे रहे हैं. ठीक है? तो ये सब antibiotics हम अपने NICU में use करना, it becomes very problematic and more harmful. We do not know how to go about with the dosages, and these antibiotics are toxic as well in the NICU setup. ठीक है? So what is the importance? The importance is of prevention. We should understand the local epidemiology. We should have adequate hand hygiene practices and prevention measures. जैसा कि सर ने बार बार बताया कि अपने environment को हमें clean रखना है और transmission of infection को prevent करना है. Then lastly, fungi like Candida albicans and Candida parapsilosis. अभी क्या है? Emerging एक Candida pathogen क्या है? Candida auris. तो इस तरह की अगर आप ब्लड कल्चर की रिपोर्ट्स देखें जिसमें कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्लेप्सिला निमोनी है, कैंडिडा ऑरिस है, सो यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द importance of those reports, what is the antibiogram pattern, what antibiotics you have to give, and what is the importance of the infection control measures in your immediate environment, because all these pathogens are somewhere around the ICU only, in the high touch points around the baby's environment, and that is why the importance of decontamination or disinfection is very, very important. Then, as I told you, screening for colonization can be performed at admission and then weekly. तो अगर आपको screening करना है healthcare workers का, one thing you have to remember is that routine environmental surveillance need not be done. Routine environmental surveillance जिसमें कि हम बहुत enthusiastically सोचते हैं कि ICNRA और सब तरफ से swabs collect कर ले और culture reports दे दें. It is a waste of manpower. It requires personnel. It requires lab setup. It takes time as well. So what you have to do is that you have to screen only for certain pathogens, and that too when it is much needed or there are certain indications which are given in the guidelines. तो अगर हमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का कॉलोनाइजेशन के लिए स्क्रीनिंग करनी है तो हम एट एडमिशन करेंगे एंड एट वीकली करेंगे इन द post neonatal period together with screening for cephalosporin and carbapenem resistant gram negative bacteria such as Klebsiella pneumoniae और E. coli. ऐसा हम कहां से साइट से लेंगे? एंटीरियर नेर्स से लेंगे या रेक्टल कैविटी से लेंगे यूजिंग 2 separate swabs, one for each site. So always remember, if you have to do a screening, if you are suspecting, जैसे आपको लग रहा है कि 2-3 neonates के ब्लड कल्चर से पैरेलल में क्लेप्सिला ग्रो कर गया, and you are suspecting that there is a carrier somewhere in your environment or there is some healthcare worker which is harboring this organism. So what you have to do is, for surveillance cultures, you will collect 2 swabs. There will be separate swabs from the anterior nails as well as the rectal side, and these you will look for the carrier or the colonization only if you suspect that the usual जो baseline आपका infection rate है उससे ज्यादा Staphylococcus blood culture में grow कर रहा है या Klebsiella grow कर रहा है या Candida आ रहा है, after ruling out contamination. Then environmental surveillance, as I told you, this was specific surveillance in outbreak situations, or you are wanting to screen your healthcare workers. What does the CDC and the Healthcare Advisory Committee say about environmental surveillance? So it gives the category 1B for environmental surveillance. 1B का मतलब there is a strong recommendation. So CDC या हमारी जो international guidelines है, there is only one CDC NHSN body which gives the guidelines for healthcare associated infections. There is no other network. There is only one network, that is the CDC NHSN network, that gives the guidelines for healthcare associated infections with definitions and surveillance. So they strongly recommend that do not conduct random unidirected microbiological sampling of air, water and environmental surfaces in healthcare facilities or in ELC. So there's a very strong recommendation for this. When indicated, conduct sampling as part of epidemiologic investigation or during assessment of hazardous conditions to detect contamination or verify a hazard. So if there's an outbreak situation or there is some water reservoir which you are suspecting has come contaminated. Burkholderia जैसे है, ठीक है? That is one of the unusual pathogens which harbors itself in moist
रिजर्वॉयर्स, जैसे रेफ्रिजरेटेड वाटर है, कोई इंजेक्शन वायल है जिसे आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कंटामिनेट हो गया, कोई सलाइन की बॉटल कंटामिनेट हो गई है, और सडनली एक पर्टिकुलर पैथोजन आपका ब्लड स्ट्रीम या कल्चर से ग्रो कर रहा है, या कई कई नियोनेट्स को फीवर आ रहा है और आप सर्वेलांस करना चाहते हैं. बट इफ यू थिंक दैट योर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस आर गुड, सो देयर इज नो क्राइटेरिया कि आप हर हफ्ते में या हर 10 दिन में या 2 वीक्स में आप 1 मंथ में कराएं. इट शुड बी only when there is a need to do an active surveillance. So otherwise when it can be done, biological monitoring of a sterilization process, आप कोई भी कुछ भी autoclaving या ETO या कुछ भी सर ने जैसे कोई भी sterilization practice आपके ICU की बताइए, अगर आप उसको biologically monitor करना चाहते हैं then you can take surveillance. Monthly cultures of water and dialysis, अगर आप dialysis water को टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपको 1 महीने में एक बार करना चाहिए, and it should be free of contamination. Then if you want a study or a short-term evaluation of the impact of infection control measures or changes in infection control protocols, जैसे hand hygiene का हमें measure करना है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि hand hygiene की compliance हमारे NICU में कितनी है, तो एक baseline data हमने किया और random हमने anonymously बिना उस हेल्थ केयर वर्कर को बताए एक ऑब्जर्वेशन स्टडी करी और हैंड हाइजीन की प्रैक्टिसेस को मॉनिटर किया. सो दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ सर्वेलेंस फॉर मॉनिटरिंग the compliance to hand hygiene or any infection control compliance. ठीक है. So routine environmental surveillance should not be done in neonatal unit. Surveillance cultures should be taken only for an outbreak situation or if you have a specific research question or potentially hazardous environmental condition or quality assurance of a sterile process. Now coming to the device associated infection rate. So as I told you that there is the most important healthcare associated infections are the central line associated bloodstream infections and the pneumonias. Then there is a catheter associated UTI जो conventionally हम adult ICUs में लेते हैं. तो device associated infection में सबसे ज्यादा important क्या है? catheter associated UTI है. West में CORTI बहुत ज्यादा होता है, हमारे यहाँ adult ICUs में surgical site infections developing countries में ज्यादा reported है. But neonatal ICU में definitely bloodstream infections and pneumonias are the, or skin infections with Staphylococcus aureus are most important nosocomial infections. अगर devices आप use कर रहे हैं अपने NICU में और आपको device associated infection rate निकालना है, दो important device associated parameters हैं, एक infection rate है और एक device utilization ratio है जिसे हम DUR कहते हैं. So as an example, if say over a period of 6 months or 3 months or 1 year you want to know that what is the CLABSI rate for my NICU, कितने ऐसे device associated central line associated bloodstream infections का rate क्या है over a span of say 6 months or 1 year. So what you have to do is you first select the population for your analysis. It could be all low birth weight infants के बीच में हमारा CLABSI rate क्या आ रहा है, ठीक है, या इतने preterm babies के बीच में 6 महीने में हमारा CLABSI रेट क्या आ रहा है. See, all this helps because if you continuously monitor the rates, then you can also understand कि जो आप intervention कर रहे हैं उससे आपका रेट कम हुआ है या ज्यादा है. Then select the site specific infection to be used in the numerator. सर ने लास्ट टॉक में एक न्यूमरेटर की बात करी थी, एक डिनोमिनेटर की बात करी थी, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइस डेज ये कह रहे थे. So always remember that when you are calculating a rate or a ratio, what we need is we need a numerator and we need a denominator. ठीक है. तो what we have to do is we first have to determine the number of device days which was used as the denominator of the rate. So when we are calculating the device associated infection rate, the denominator is the number of device days. Now suppose I want to know the device days for the month of April, right? तो day 1 से मैंने start किया, एक मेरे पास chart होता है, there is a dedicated sheet which has to be filled. तो day 1 में I will see कि मेरे कितने बच्चे हैं जो कि जिनको central line पड़ी हुई है. Suppose 2 हैं, day 2 पे कितने हैं, day 3 पे 5 हैं, day 5 पे 7 हैं, day 6 पे 1 है. तो ये हम सारे days add करते जाएंगे. अगर हम इसको 1 महीने के लिए करते हैं तो वो हमारा डिनोमिनेटर उस मंथ के लिए हो जाएगा. ठीक है. So that will be the number of device days for the month of April. Then for the month of May, for the month of June, that will give me my denominator. And then number of device associated infections for a specific site.
तो अगर मान लीजिए मुझे क्लैप्सी का रेट निकालना है, तो मेरे जितने ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस पॉजिटिव आए हैं वो मेरा न्यूमरेटर हो जाए, और नंबर ऑफ सेंट्रल लाइंस जो डेज में हमने कैलकुलेट किया है ऐड करके, वो मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा, एंड वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000. So that can be done for the ventilator also, that can be done for the catheter or the Foley's or the catheter that you use for the UTIs also. ठीक है. So suppose 5 patients on the first day have central lines in place, 5 on day 2, day 3, day 4, ऐसे करके हमने हर डे का अपना लाइन का ऐड कर लिया. And if we continue for the entire month, the number of central line days is simply the sum of all the lines that have been put on each day. Then what is the CLABSI rate? The number of blood cultures or central line associated bloodstream infections that have come positive for that month or for that duration, then the number of central line days multiplied by 100. So this gives you the rate for the device associated infections. This is the standard way that you calculate. Okay. Then coming to the device utilization ratio. Now again, this has a numerator and it has a denominator. But over here, the number of device days that we used in the denominator in the last calculation, now this becomes the numerator, and the number of patient days becomes the denominator. Now, patient days kya hai? Patient days are the total number of days that the patients are in the ICU during the selected time period. अब आपने फिर अपना टाइम स्पैन कैलकुलेट किया. सपोज आई वांट टू कैलकुलेट इट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च. So how do I calculate it? Suppose 10 patients on the first day of the month, they were in the ICU. Then 12 babies on the second day, 5 babies on the third day, 10 babies on the fourth day. Now what I'm going to do, I'm going to add all these for the entire month or the entire duration of my study. And then we will calculate the numerator as well as the device days will become the denominator. And this will give me the device utilization ratio. Then over a time span, you can compare over a period of time over 6 months, 1 year, or successive years, that what was the device infection rate, what was the measure of your interventions, what were the hand hygiene rates that happened, and how you were able to bring down the device utilization ratio or the device associated infection rates. ठीक है. But I'll quickly finish. I will, after, in spite of those calculations, what we have a newsletter also. So the local epidemiology also I have taken out for the neonatology department, though the time span was short, it was 6 months only, and I will distribute a few copies of the newsletter also I have got with me. So see, we are no different from what the review of literature tells us. So we do have a dominance of gram-positive pathogens. Now the only limitation over here is actually the number of isolates. So gram-positives are more, gram-negatives are less. This is for a span of 6 months. Maybe if we would have calculated annually, the numbers would have been bigger. So statistically, minimum 30 isolates should be there to plot an antiviral. तो अगर गाइडलाइंस क्या कहती है कि अगर आप किसी भी पैथोजन का सेंसिटिविटी पैटर्न या नंबर्स या रेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मिनिमम 30 आइसोलेट्स होने चाहिए. तो हमारे यहाँ भी ग्राम पॉजिटिव ज्यादा है. ब्लड कल्चर्स का डेटा है ये. वी हैव नॉट टेकन ऑल द आइसोलेट्स, वी हैव जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस. So what does this tell us? Coagulase negative staphylococci is the most common pathogen. Okay? But you have to exclude it as a contaminant. Then followed by Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecalis, again a gram-positive pathogen. We have E. coli, Pantia, and some other species which are not so well known. But our data is similar, though the numbers are small, but our data is very similar to the world literature. We have gram positives में coagulase negative staphylococci और gram negative में हमारा Klebsiella सबसे important है, followed by Acinetobacter, Enterococcus faecalis and E. coli. Then what about the antimicrobial susceptibility pattern? See, whenever we say that it is a methicillin resistant coagulase negative staphylococci, we have to understand that the susceptibility to cefoxitin has to be done. See, many times there are private labs, or you may be working in a setup where the microbiology setup may not be so good, but you should have a general idea regarding the antibiogram that you get. So among the gram positives, what you have to do is you have to look at the sensitivity of the beta lactam, especially ampicillin. If it is a staphylococcus,
then you have to know whether it is cefoxitin resistant. MR methicillin resistant ka matlab cefoxitin resistant. Then only your vancomycin and teicoplanin can be monitored. So vancomycin and teicoplanin, you can see we still have 100% susceptibility rates. So with methicillin resistance, the only susceptible or choice of antibiotics are the glycopeptides. Okay? Or otherwise, linezolid, though it is used more in the adults. Then among the gram-negative isolates, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, and E. coli. 100% susceptibility to E. coli for colistin, but it is only 50% for Acinetobacter baumannii. So even the sensitivity to colistin is poor in this table. Now, what about the carbapenems? Imipenem and meropenem. See, this is the percentage susceptible. So just try to see that what is the how much the drugs are resistant. What is the impact of multi-drug resistant pathogens in our ICU setup? Hardly 22% and 11% are susceptible to imipenem and meropenem. So these are the high rates of drug resistance that we are harboring in the ICU setup. What we have to understand is that prevention is better than cure. So what you have to do is you have to emphasize on the prevention measures, the healthcare associated infection prevention measures, the hand hygiene measures, so that there is less colonization with these pathogens because they only colonize and cause invasive infection. So I will just, take 2 more minutes. Road to zero nosocomial infections in neonates, importance of QI. Last lecture also, sir talked about QI. So quality improvement collaboratives, forming consortiums, forming a network of similar ICU setups so that we can pool the data and understand and pool our practices. So translate it from evidence, from clinical research into practice. So I will not go into the details of, what are the usual worldwide networks. That is only for academic purposes. General prevention strategies are colonization reduction. So as I said, if you are doing a screening of healthcare workers for Staphylococcus, topical antiseptic agents can be used. Chlorhexidine based products are obviously contraindicated in neonates, but usually mupirocin is used for decolonization. Then triple dye to the cord area, or even you can use bacitracin ointment. I will not go into the details of how, infection transmission occurs, because then it will take up a few more minutes. This is the example of a culture plate which has been taken from the hand of a healthcare worker. So just look at the amount of contamination. First slide in the WAP care bundle was hand hygiene, hand washing and hand hygiene. So the amount of colonization that you have on your hands is visible in this culture plate. So please, it is important that alcohol-based hand rub, and if the hands are visibly soiled or dirty, then you have to practice hand washing. Transmission of infections, how it occurs from healthcare worker, cross transmission is there. The other issue, the other prevention measures are space. I'll not go into the details of that. 120 square foot clear space, excluding hand washing areas and corridors, and a minimum of 4 feet area should be present between 2 infant beds. If this is the standard ICU space that is recommended in the guidelines, if it is possible, then it does bring about a significant change in the hospital infection rates. What are the other? As I told you, hand hygiene station, hand washing, that should be within 20 feet of infant bed. Posters should be there. Non-absorbent wall should be there around your wash basin so that there is no growth of fungi or mold if there is water retention. And adequate towel stations should be there. Use of alcohol-based hand rubs, visitors policy, mobile restriction, bundle care, antimicrobial stewardship program. That is again another area which is not so much emphasized in our ICU setup. Regular educational activities, motivational activities for the healthcare providers. And to conclude, nosocomial infections are a major source of morbidity and mortality. Infections contribute to more than 20% of neonatal mortality in India, especially in the healthcare setup. And the aim is to improve the quality of care and outcomes for preterm and term infants by providing recommendations on infection prevention and control strategies. Lastly, hand hygiene is the single most important preventive measure that will bring about a significant rate
in the prevalence of healthcare associated infections. I thank you for your kind attention. If there are any questions, I'll take them.